नमस्कार। समसामयिक घटनाक्रम के हमारे आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज 4 नवंबर 2025 है और ये इस हफ्ते के हमारे विश्लेषण का पहला भाग है। आज हम कुछ बेहद ज़रूरी विषयों पर गहराई से बात करेंगे, ख़ास तौर पर उन सभी के लिए जो यूपीएससी की तैयारी में लगे हैं। हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं है, बल्कि उनके पीछे के मायने, महत्वपूर्ण तथ्य और हाँ, परीक्षा के नज़रिए से उनकी प्रासंगिकता को समझना है। हो सकता है इनमें से कुछ विषयों पर हमने पहले भी थोड़ी बात की हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। तो चलिए आज के मुद्दों पर बात शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं रक्षा और रणनीति के क्षेत्र से। अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में भारत एक बड़ा त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार करने जा रहा है। ये लगता है पिछले अभ्यासों जैसे भाला प्रहार और पूर्वी प्रहार की ही अगली कड़ी है। हाँ बिल्कुल, ये अगली कड़ी तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा ये भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसका खास फोकस है मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन, मतलब जमीन, हवा और समंदर तीनों मोर्चों पर सेनाओं के बीच तालमेल को परखना और बेहतर बनाना। लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, सेना, नौसेना और वायुसेना की एक साथ लड़ने की क्षमता, उनका तकनीकी तालमेल और ऑपरेशनल सिनर्जी, मतलब मिलकर असरदार ढंग से काम करने की क्षमता को बढ़ाना। मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल सिनर्जी, ये शब्द सुनने में थोड़े तकनीकी लगते हैं। आम भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये सिर्फ तीनों सेनाओं का एक साथ परेड करना है या कुछ और? नहीं नहीं, ये परेड से कहीं ज्यादा जटिल और महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि तीनों सेनाएं सिर्फ एक ही जगह मौजूद नहीं होंगी, बल्कि वो रियल टाइम में, मतलब तुरंत जानकारी साझा करेंगे, अपने संसाधनों का मिलकर इस्तेमाल करेंगे और एक इंटीग्रेटेड कमांड के तहत काम करेंगे। आप सोचिए, जैसे जमीन पर सेना का टैंक है, हवा में वायुसेना का फाइटर जेट और पास के समंदर में नौसेना का जहाज। तीनों एक ही लक्ष्य पर एक साथ तालमेल बिठाकर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें इंटरऑपरेबिलिटी, यानी एक दूसरे के सिस्टम और उपकरणों का इस्तेमाल कर पाना, सिचुएशनल अवेयरनेस, यानी आसपास क्या हो रहा है इसकी पूरी और सटीक जानकारी रखना, और जॉइंट मिशन के लिए कमांड कंट्रोल के ढांचे को परखना, ये सब शामिल है। और ये हो रहा है मिचुका में, अरुणाचल प्रदेश में। वो तो अपने आप में रणनीतिक रूप से काफी संवेदनशील इलाका है। क्या इसमें कुछ खास तरह की तकनीकों या बलों का भी इस्तेमाल होगा? हाँ बिल्कुल, इस अभ्यास की एक और खास बात है कि इसे वास्तविक ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र के माहौल में किया जा रहा है। इसमें स्पेशल फोर्सेस, ड्रोन जैसे मानवरहित प्लेटफॉर्म्स, सटीक निशाना लगाने वाले हथियार और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन सेंटर्स का एक साथ तालमेल से इस्तेमाल शामिल है। ये सब दिखाता है कि भारत अपनी रक्षा तैयारियों को कितना आधुनिक और इंटीग्रेटेड बना रहा है, खासकर अपनी उत्तरी सीमाओं पर। और हाँ, यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये भारत की रक्षा रणनीति, सीमा प्रबंधन और सैन्य आधुनिकीकरण, यानी जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी का एक अहम उदाहरण है। ये तो हुई रक्षा क्षेत्र की बात। अब जरा कृषि और अर्थव्यवस्था से जुड़े एक मिशन पर आते हैं। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, यानी NBHM। इसे मीठी क्रांति का वाहक कहा जा रहा है और हाल ही में इसे 2025-26 तक बढ़ाया भी गया है। ये 2021 में शुरू हुआ था। क्या ये मिशन वाकई ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुछ मिठास घोल पा रहा है? मीठी क्रांति शब्द का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल सही है। ये मिशन सिर्फ शहद उत्पादन बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड यानी NBB के जरिए लागू कर रहा है। और फंडिंग भी अच्छी खासी है। पहले 3 साल के लिए 500 करोड़ रुपए थे और अब अगले 3 साल के लिए इसे और विस्तार दिया गया है। ये वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसके 3 मिनी मिशन भी बताए जाते हैं। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि ये किस पर फोकस करते हैं और इनका असल उद्देश्य क्या है? सिर्फ शहद उत्पादन बढ़ाना या कुछ और भी? जरूर। देखिए, पहला मिनी मिशन MMI वो फसलों में परागण यानी पॉलिनेशन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन पर जोर देता है। हम जानते हैं कि मधुमक्खियां बेहतरीन पॉलिनेटर्स होती हैं और इससे फसलों का उत्पादन और उनकी गुणवत्ता दोनों बढ़ती है। ये सीधे सीधे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी यानी GS पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा है। दूसरा मिनी मिशन MM2 शहद और मोम जैसे मधुमक्खी उत्पादों के पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन पर है, मतलब उनका संग्रह, प्रोसेसिंग, भंडारण, मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन।
और तीसरा मिनी मिशन MM3 वो रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर है, ताकि अलग अलग इलाकों और जलवायु के हिसाब से मधुमक्खी पालन की बेहतर तकनीकें विकसित की जा सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ किसानों की आय बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि एक पूरी इकोसिस्टम, एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश है। बिल्कुल सही कहा आप है। इसके उद्देश्यों में आय और रोजगार बढ़ाना तो है ही, साथ ही जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना भी शामिल है, जैसे अच्छी गुणवत्ता वाले मधुमक्खी के छत्ते यानी न्यूक्लियस स्टॉक उपलब्ध कराना, पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाओं का निर्माण करना, क्वालिटी कंट्रोल के लिए जिला और क्षेत्रीय स्तर पर टेस्टिंग लैब्स बनाना, उत्पादों की ट्रेसेबिलिटी के लिए ब्लॉकचेन जैसी तकनीक का इस्तेमाल करना, किसानों को ट्रेनिंग देना और हाँ, स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs, FPOs और सहकारी समितियों को मजबूत करना। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विविध बनाने और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की एक समग्र रणनीति है, और ये किसानों की आय दोगुनी करने के राष्ट्रीय लक्ष्य में भी सीधे योगदान देता है। ये तो वाकई एक व्यापक पहल लग रही है। चलिए अब पर्यावरण और संरक्षण की ओर रुख करते हैं। बिहार से एक अच्छी खबर आई है। कटिहार जिले की गोगाबील झील को रामसर साइट का दर्जा मिल गया है और ये बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व भी है। ये रामसर साइट का दर्जा मिलना कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर बिहार के लिए। गोगाबील झील ये गंगा के मैदानी इलाके में एक गोखुर झील है, मतलब ऑक्सबू लेक, जो नदी के रास्ता बदलने से बनती है। ये उत्तर पूर्व में महानंदा और दक्षिण में गंगा नदी के बीच स्थित है। रामसर साइट का दर्जा मिलने का मतलब है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में मान्यता मिल गई है। रामसर कन्वेंशन, जो 1971 में ईरान के रामसर शहर में साइन हुआ था, वो ऐसी ही आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग मतलब सस्टेनेबल यूज पर जोर देता है। और ये बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व भी है। इसका क्या मतलब है? हाँ, सामुदायिक रिजर्व का मतलब है कि इसके संरक्षण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय की होगी। ये संरक्षण के प्रयासों में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक तरीका है, जो अक्सर ज्यादा असरदार साबित होता है। गोगाबील झील का सांस्कृतिक महत्व भी है। यहाँ सिरवा, आद्रा, छठ जैसे स्थानीय त्योहार भी मनाए जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति और संस्कृति आपस में जुड़े हुए हैं। इस झील की पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी के बारे में क्या खास है? यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ का जीव जंतु जीवन। ये कई प्रवासी पक्षियों, खासकर सर्दियों में आने वाले पक्षियों के लिए एक अहम ठिकाना है। इनमें कुछ वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल हैं। यहाँ स्मूथ कोटेड ओटर यानी ऊदबिलाव और हेलीकॉप्टर कैटफिश जैसी दिलचस्प प्रजातियां भी मिलती हैं। और ये वलेगो अट्टू नाम की एक वल्नरेबल यानी कमजोर मछली प्रजाति का प्रजनन स्थल भी है। रामसर दर्जा मिलने से अब इसके संरक्षण के लिए बेहतर योजना बनाने और फंड मिलने में भी मदद मिलेगी। ये यूपीएससी के पर्यावरण खंड यानी GS पेपर 3 एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है। संरक्षण की बात चली रही है तो असम से भी एक मिलती जुलती मांग उठी है। नागरिक समाज संगठनों ने लाओखोबा वन्यजीव अभयारण्य के भीतर रौमारी डोंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को रामसर साइट घोषित करने का आग्रह किया है। इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, लाओखोबा वन्यजीव अभयारण्य असम के नागांव जिले में है, ब्रह्मपुत्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर। ये लगभग 70 वर्ग किलोमीटर में फैला है और लाओखोवा बुरा चपोही इकोसिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये काजीरंगा टाइगर रिजर्व का बफर जोन भी है। यहाँ जलोढ़ घास के मैदान हैं, नम पर्णपाती वन है और सेमी एवरग्रीन यानी अर्ध सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। और यहाँ कौन-कौन से प्रमुख जीव पाए जाते हैं? ये अभयारण्य भारतीय एक सींग वाले गैंडे, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई जंगली भैंस जैसे बड़े स्तनधारियों का घर है। साथ ही यहाँ पक्षियों की 225 से ज्यादा प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जैसे स्पॉट बिल्ड पेलिकन, कॉमोरेंट, एग्रेट, ओपन बिल स्टॉक, ब्रह्मिणी काइट जैसे कई जलीय और शिकारी पक्षी शामिल हैं। रुआमारी डोंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को रामसर साइट घोषित करने की मांग इसी समृद्ध जैव विविधता, खासकर पक्षियों की आबादी को देखते हुए की जा रही है। यह आर्द्रभूमि संरक्षण के महत्व को फिर से रेखांकित करता है। एक तरफ तो हम आर्द्रभूमि बचाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक जलीय खरपतवार है जिसने एल सल्वाडोर की सुचितलान झील में काफी तबाही मचा रखी है, जल लेट्यूस। हाँ, ये एक बिल्कुल सटीक विरोधाभास है। जल लेट्यूस, जिसका वैज्ञानिक नाम पिस्टिया स्ट्रेटियोट्स है, ये एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है, मतलब इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। ये मूल रूप से शायद अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका का है,
लेकिन अब दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्षेत्रों में फैल गया है। ये पानी पर तैरने वाला पौधा है जो दिखने में सलाद के पत्ते जैसा लगता है। इसे आक्रामक क्यों माना जाता है? ये झील के लिए इतना खतरनाक कैसे हो गया? क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है और पानी की पूरी सतह को एक घनी हरी चादर यानी मैट से ढक लेता है। इससे कई समस्याएं होती हैं। पहला, नाव चलाना, मछली पकड़ना मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। इससे स्थानीय लोगों की आजीविका पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जैसा कि सुचितलान झील में हो रहा है। दूसरा, ये पानी की सतह को ढककर सूरज की रोशनी को नीचे जाने से रोकता है और हवा से पानी में ऑक्सीजन घुलने की प्रक्रिया को भी बाधित करता है। इससे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है। नतीजे में मछलियां और दूसरे जलीय जीव मरने लगते हैं। ये एक स्थानीय जलीय पौधों को भी खत्म कर देता है, जिससे पूरी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र मतलब एक्वाटिक इकोसिस्टम की विविधता घट जाती है। ये बायोडायवर्सिटी के लिए एक गंभीर खतरा है। ये वाकई चिंताजनक है। चलिए भारत के अंदरूनी भाग छत्तीसगढ़ चलते हैं। वहाँ की राम नामी जनजाति हाल ही में चर्चा में थी, खासकर प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात के बाद। इनकी सबसे खास पहचान शरीर पर राम नाम का टैटू गुदवाना है। ये परंपरा क्यों और कैसे शुरू हुई? जी, रामनामी समाज का उदय 19वीं सदी में छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये उस समय की जाति व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। उस दौर में, जैसा कि हम जानते हैं, निचली जातियों के कई लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार परशुराम भारद्वाज नाम का एक व्यक्ति, जो खुद एक वंचित समुदाय से थे, उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। और शरीर पर राम नाम गुदवाने का विचार कैसे आया? ये तो काफी अनोखा है। हाँ, उनका तर्क था कि अगर उन्हें मंदिरों में जाकर ईश्वर की मूर्ति के दर्शन करने से रोका जाता है तो वो ईश्वर को अपने शरीर पर ही धारण कर लेंगे। उनका मानना था कि राम या कहिए ईश्वर वो किसी मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि कण-कण में व्याप्त हैं। इसी विचार को दर्शाने के लिए लगभग 100 साल से भी पहले उन्होंने अपने पूरे शरीर और चेहरे पर राम नाम गुदवाना शुरू कर दिया। ये एक तरह का प्रतिरोध भी था और भक्ति का प्रदर्शन भी। वे निर्गुण राम यानी बिना किसी शक्ल सूरत वाले ईश्वर की उपासना पर जोर देते हैं। क्या इस प्रथा को कभी कोई कानूनी चुनौती भी मिली थी? हाँ, ये काफी दिलचस्प बात है। 1910 में कुछ उच्च जाति समूहों ने इस प्रथा के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, लेकिन राम नामी समाज ने ये केस जीत लिया और उन्हें अपने शरीर, कपड़ों और घरों पर राम नाम अंकित करने का कानूनी अधिकार मिल गया। उनकी मान्यताओं में लैंगिक समानता पर भी जोर है। वे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं जिन पर राम नाम लिखा होता है, सिर पर मोर पंखों का मुकुट पहनते हैं और भजन गाते हुए नृत्य करने के लिए पैरों में घुंघरू बांधते हैं। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी संख्या काफी कम हो रही है। हाँ, ये चिंता का विषय है। एक समय इनकी आबादी लाखों में बताई जाती थी, लेकिन अब अनुमान है कि ये घटकर शायद 1 लाख या कुछ अनुमानों के अनुसार तो सिर्फ 20,000 के आसपास ही रह गई है। आधुनिकीकरण, रोजगार के लिए पलायन और शायद युवा पीढ़ी में इस प्रथा के प्रति रुझान कम होना, ये इसके कुछ कारण हो सकते हैं। ये भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आंदोलनों यानी जीएस पेपर 1 में सोसाइटी और कल्चर का एक अनूठा उदाहरण है, जिसके संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत है। अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जो आज के डिजिटल युग की एक कड़वी हकीकत को बयां करता है, एंशिएंटिफिकेशन। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन ये उस भावना को व्यक्त करता है कि कैसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सेवाएं समय के साथ बेहतर होने के बजाय बदतर होती जा रही हैं। 2022 में कनाडाई लेखक और टेक एक्टिविस्ट कोरी डॉक्टरों ने गढ़ा था। ये उस प्रक्रिया को बताता है जिसके तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे सोशल मीडिया, सर्च इंजन, ई-कॉमर्स साइट्स जानबूझकर अपने उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स के लिए अनुभव को खराब करते जाते हैं। और ऐसा अक्सर वो मुनाफा बढ़ाने या बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए करते हैं। इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? ये असल में होता कैसे है? इसके कई रूप हैं जो हम रोज अनुभव करते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापनों की एकदम बाढ़ आ जाना, सर्च रिजल्ट्स में असली कंटेंट के बजाय प्लेटफॉर्म के अपने प्रोडक्ट्स या प्रायोजित लिंक्स का ज़्यादा दिखना, पहले जो फीचर्स मुफ्त थे उनके लिए अब पैसे मांगना शुरू कर देना, उपयोगी फीचर्स को हटा देना, या फिर ई-कॉमर्स साइट्स पर असली उत्पादों की जगह घटिया नकली सामानों का ज़्यादा दिखना। होता क्या है कि शुरुआत में ये प्लेटफॉर्म्स उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं,
फिर वे बिजनेस ग्राहकों जैसे विज्ञापनदाताओं या विक्रेताओं को आकर्षित करते हैं, और अंत में जब दोनों तरह के ग्राहक उन पर निर्भर हो जाते हैं तो वे दोनों से ज्यादा पैसा निचोड़ने के लिए अनुभव को खराब कर देते हैं। तो ये एक तरह से प्लेटफॉर्म्स द्वारा अपने एकाधिकार शक्ति मतलब मोनोपोली पावर का दुरुपयोग हुआ। हाँ, काफी हद तक। हाँ, डॉक्टरों का यही तर्क है कि ये तब होता है जब प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन कम हो जाता है और वे उपयोगकर्ताओं या बिजनेस ग्राहकों को खोने के डर के बिना ऐसे बदलाव कर सकते हैं। ये डिजिटल अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार और तकनीकी कंपनियों के रेगुलेशन यानी जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक और इकोनॉमी से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। ये शब्द हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इंटरनेट का भविष्य ऐसा ही होगा जहां सेवाएं लगातार खराब होती जाएंगी। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए अब जल्दी से कुछ भौगोलिक और भू राजनीतिक खबरों पर नजर डाल लेते हैं। फिलीपींस के नेग्रोस द्वीप पर हाल ही में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया था। ये नेग्रोस द्वीप कहाँ है? नेग्रोस द्वीप मध्य फिलीपींस में स्थित है और विसायन द्वीप समूह का हिस्सा है। ये फिलीपींस का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। जूते के आकार का द्वीप है ये, और अपनी चीनी उत्पादन के लिए काफी मशहूर है। इसे शुगर कैपिटल भी कहते हैं। यहाँ माउंट कैनेलॉन नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है जो द्वीप का सबसे ऊंचा स्थान है। ये भूकंप हमें फिलीपींस की भौगोलिक स्थिति जो रिंग ऑफ फायर पे है और प्राकृतिक आपदाओं यानी जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी और जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रति उसकी संवेदनशीलता की याद दिलाता है। और एक खबर नाइजीरिया से है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाइजीरिया में संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी का आदेश दिया है। नाइजीरिया की क्या अहमियत है? नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका का एक बहुत प्रमुख देश है। इसे अक्सर अफ्रीका का विशाल यानी जायंट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। यह अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और तेल व प्राकृतिक गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। इसकी रणनीतिक लोकेशन, बड़ी अर्थव्यवस्था और क्षेत्र में इसका प्रभाव इसे भू राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण बनाते हैं। अमेरिका का किसी भी तरह का सैन्य हस्तक्षेप पश्चिम अफ्रीका और उससे आगे भी अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसे अफ्रीका में बढ़ती वैश्विक शक्तियों की रुचि और आतंकवाद विरोधी अभियानों यानी जीएस पेपर 2 में आईआर के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। और अंत में रक्षा प्रौद्योगिकी से जुड़ी एक खबर। रूसी राष्ट्रपति ने हाल ही में घोषणा की है कि रूस ने अपनी ब्योवस्टनिक परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। इसका ना तो कोड नाम SSC-9 स्काईफॉल है। जी, ब्यूरोवेस्मिक इसका मतलब है स्टॉर्म पेट्रेल। ये एक जमीन से लॉन्च की जाने वाली कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइल है। और इसकी खास बात यह है कि ये न सिर्फ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है बल्कि ये खुद परमाणु संचालित भी है, मतलब न्यूक्लियर पावर्ड। इसे रूस ने विकसित किया है। ये उन 6 रणनीतिक हथियारों में से एक है जिनका जिक्र रूसी राष्ट्रपति ने 2018 के अपने भाषण में किया था। इसका प्रोपल्शन सिस्टम एक छोटे परमाणु रिएक्टर का उपयोग करता है जो हवा को गर्म करके मिसाइल को आगे धकेलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका परमाणु प्रोपल्शन इसे पारंपरिक टर्बोजेट या टर्बोफैन इंजनों की तुलना में बहुत लंबी दूरी देता है। वस्तुतः असीमित रेंज कह सकते हैं। इससे ये दिनों तक दुश्मन की हवाई सुरक्षा के चक्कर लगा सकती है और फिर किसी अप्रत्याशित दिशा से हमला कर सकती है। इसे कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे एयर डिफेंस रडार के लिए इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का विश्लेषण, जिसमें हमने रक्षा, कृषि, पर्यावरण, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और भू राजनीति जैसे कई अहम पहलुओं को छुआ। निश्चित रूप से आज हमने पूर्वी प्रचंड प्रहार जैसे सैन्य अभ्यासों से लेकर मीठी क्रांति और रामसर साइट्स जैसे विकास और संरक्षण के प्रयासों तक कई महत्वपूर्ण बातें की। हमने रामानामी जैसी अनूठी सांस्कृतिक पहचान और एंशियंटिफिकेशन जैसी आधुनिक डिजिटल चुनौतियों पर भी चर्चा की। ये सभी विषय यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये भारत और विश्व में हो रहे बदलावों की एक साफ तस्वीर पेश करते हैं। जाते जाते आज की चर्चा से जुड़ा एक विचार आप सबके लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह एंशियंटिफिकेशन डिजिटल दुनिया में सेवाओं के पतन को दिखाता है, क्या ये बड़े पैमाने पर हो रहे तकनीकी और व्यावसायिक बदलावों का संकेत है, जहां कहीं ना कहीं उपयोगकर्ता का हित पीछे छूट रहा है? या फिर अरुणाचल और नाइजीरिया जैसे स्ट्रेटेजिक स्थानों पर जो बढ़ती हलचल हम देख रहे हैं, वो भविष्य के वैश्विक शक्ति संतुलन के बारे में क्या इशारा कर रही है? ये गहरे सवाल हैं और इन पर सोचना मनन करना बहुत जरूरी है। इन घटनाओं को अलग थलग देखने के बजाय इनके बीच के कनेक्शन और जो बड़े पैटर्न उभर रहे हैं उन्हें समझना ही विश्लेषण का असली मकसद है। बिल्कुल सही।
जानकारी से अपडेट रहना और उसका लगातार विश्लेषण करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारा ये प्रयास उपयोगी लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और आगे भी ऐसे विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही इस हफ्ते के विश्लेषण के अगले भाग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।